अच्छा, जो इन्फेंटाइल फॉर्म है इसमें जो है देखिए पेटेंट डक्टस आर्टीरोसिस ही है, ये पेटेंट है बिल्कुल, लेकिन करेक्शन जो हो रही है यानी कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है कॉन्स्ट्रक्शन, ये डिस्टल होगी इस एओर्टिक आर्क के नीचे ही है, लेकिन प्रोक्सिमल होगी इस डक्टस आर्टीरोसिस के, पेटेंट डक्टस आर्टीरोसिस से ऊपर, तो मतलब इन दोनों के दरमियान होगी ऐसा कह सकते हैं। तो ये प्रेजेंट करता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की साइनोसिस हो जाएगी इस तरह के पेशेंट्स में, इन्फेंट्स में, ऑफन बर्थ के टाइम पे, और ये याद रखिएगा टर्नर सिंड्रोम के साथ इसकी एसोसिएशन है। दूसरी जो एडल्ट फॉर्म है इसमें आपने याद रखना है कि ये पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के साथ नहीं है, ये लिगामेंटम आर्टीरियोसम बन जाएगा, यानी पेटेंट नहीं रहेगा ये डक्टस आर्टीरियोसिस, और इसमें करेक्शन जो है ये डिस्टल होगी एओर्टिक आर्क के। ये प्रेजेंट करता है हाइपरटेंशन हो जाएगी इसमें अपर एक्सट्रीमिटीज़ की, क्योंकि यहाँ पे तो हो गई है ना कंस्ट्रक्शन करेक्शन, तो ऊपर वाली जो ब्लड सप्लाई है तो उनमें हाइपरटेंशन हो जाएगी अपर एक्सट्रीमिटीज़ की, और जो है नीचे तक क्योंकि ब्लड सही से नहीं जा रहा है तो वीक पल्सेस हमें नीचे मिलेंगी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। क्लासिकली ये एडल्टहुड में डिस्कवर हुआ होता है। कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप कर जाएगी इंटरकोस्टल आर्टरीज़ के दरमियान, और इंगोज आर्टरीज़ जो है ये रिब्स के ऊपर नॉचिंग करवा देंगे, एक्सरे में हमें मिलेंगी। और ये आपने याद रखना है कि बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व के साथ भी एसोसिएटेड होगा, यानी कि हमारे बायकस्पिड वाल्व जो है उसके दो फ्लैप हो जाएंगे, एओर्टिक वाल्व के 2 फ्लैप्स में हो जाएंगे, नॉर्मली 3 होते हैं। तो ये नॉचिंग दिखाई गई है एक्सरे में जो करेक्शन ऑफ द एओर्टा में हमें मिलती है। दैट्स इट। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हम इरफान मसूद से भी देख लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिजीज़ बच्चों में होती है। ये एबनॉर्मलिटीज़ हार्ट की या ग्रेट वेसल्स की होंगी जो कि बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होंगी। अब मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है और वही चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ये फॉल्टी एम्ब्रियोजेनेसिस की वजह से होता है, और ये 3rd से 8th वीक के दरमियान जेस्टेशन में होता है। 1% लाइव बर्थ में इसका इंसिडेंस है। ट्राइसोमी 21 हमने कहा कि ये बहुत ही कॉमन जेनेटिक कॉज है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का। वेल डिफाइंड जेनेटिक या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो सिर्फ 10% ऑफ द केसेस में हुए हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में। सबसे पहले है राइट टू लेफ्ट शंट, ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये वो मेलफॉर्मेशंस होती है जिनमें ब्लड जो है ना हमारी हार्ट की राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो जाएंगी। प्रेजेंटेशन में मतलब पेशेंट को साइनोसिस होगी और पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। पैराडॉक्सिकल एम्बोलिस का मतलब होता है कि वीनस सर्कुलेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो है वो एम्बोलस आ जाए या ब्लड क्लॉट आ जाए, तो वो इसमें हमें मिलता है। इसके अलावा क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स एंड टोज होती है, और पॉलीसाइथीमिया भी इसी कंडीशन में होती है। इसकी 4 एग्जांपल्स हैं, 4 T's याद कर लें, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, ट्रंकस आर्टीरियोसिस और ट्राइकस्पिड अट्रेजिया। तो सबसे पहली जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है ये बहुत ही कॉमन साइनोटिक लेजन है। इसमें क्या होता है कि निमोनिक याद कर लें, PROV, प्रोव होगा, क्या मतलब पल्मोनरी आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। देखिए पल्मोनरी का आउटफ्लो नहीं हो पा रहा, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। इसके अलावा जो है इसमें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी। ओवर राइडिंग एओटा, देखिए जो एओटा है यहाँ पे खुल रहा है, जहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे, ठीक है, यानी एओटिक जो वाल्व है ये सुपीरियर बॉर्डर बना रहा है इस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का, सुपीरियर बॉर्डर इसकी इससे बनेगा, और एओटिक जो वाल्व है इसीलिए ओवरराइड करेगा डिफेक्ट को और दोनों वेंट्रिकुलर चैम्बर्स के ऊपर होगा। चौथी चीज़ इसमें हमें मिलेगी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये 4 चीज़ें PROV निमोनिक से याद कर लें। अब ये 2 तरह का होता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ द पल्मोनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कितनी है, ये वाली उस हिसाब से होगा। तो एक पिंक टेट्रोलॉजी होती है, दूसरी क्लासिक टेट्रोलॉजी। तो ये बातें देखें ना फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी में थी ना ही बेसिक में, तो यहाँ पे ये मेंशन है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। पिंक टेट्रोलॉजी में क्या होगा कि इसमें जो है पल्मोनरी आउटफ्लो जब ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये माइल्ड होगी तब ये होता है, तो ये आइसोलेटेड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को रिजेंबल करेगा। शंट जो है ये लेफ़्ट टू राइट हो सकता है बिना किसी साइनोसिस के। दूसरी क्लासिक टेट्रोलॉजी है, उसमें क्या होता है कि जब पल्मोनरी आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो ये, तो उसकी वजह से अब राइट वेंट्रिकल की आउटफ्लो में रेजिस्टेंस हो रही है, अप्रोच द सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, यानी तो उसकी वजह से पीछे सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब शंट जो है थस राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा साइनोसिस के साथ, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये यहाँ चला जाएगा सिस्टेमिक में। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसमें हमें क्या मिलती है कि ऑस्कल्टेशन पे जो है याद रखिएगा लाउड इजेक्शन मर्मर मिलता है। कहाँ पे मिलेगा ये लाउड इजेक्शन मर्मर, लाउड इजेक्शन लेकिन सिस्टोलिक मर्मर, तो ये हमें लेफ़्ट जो एक्सटर्नल बॉर्डर होता है विथ सिंगल S2 हमें ये मिलेगा। जब चेस्ट जो एक्सरे है उस पर हमें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी की वजह से बूट शेप का हार्ट मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा टेट्रोलॉजी में जो ECG है उसकी जो राइट एक्सिस डेविएशन मिलती है प्लस
राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी। इकोकार्डियोग्राम इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में। दूसरी जो डिजीज़ है वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। ये दूसरा कंजेनाइटल डिफेक्ट है जो कि राइट टू लेफ्ट शंट की ही एग्जांपल है। तो ये एनॉमली है जिसमें एओर्टा जो है वो हमारे राइट वेंट्रिकल से अराइज कर रहा होगा, जबकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो हमने पढ़ा कि ये बहुत ही कॉमन साइनोटिक लेजन है जो कि इमीडिएट जैसे न्यूबॉर्न पैदा होगा, न्यूबॉर्न का पीरियड चल रहा होगा, उसी के दौरान जो है ये प्रेजेंट करेगी साइनोटिक लेजन की तरह। एओर्टा जो है वो राइट वेंट्रिकल से अराइज कर रहा है और ये एंटीरियरली लाई कर रहा होगा, और जो राइट पल्मोनरी जो आर्टरी है उनके राइट साइड पे। ठीक है, तो उसकी पिक्चर भी हमने देख ली है। इसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि जो सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन है उनकी सेपरेशन हो जाएगी, और ये कंडीशन इनकम्पेटिबल है विद द लाइफ, विद द पोस्ट नेटल लाइफ, अनलेस के ब्लड की मिक्सिंग हो, जो कि पैटर्न डक्टस आर्टियोसिस से होगी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इस तरह के जो इन्फेंट्स हैं या डायबिटिक मदर्स जो है उनको रिस्क होता है कि इस तरह के बच्चे पैदा हों और इनकी प्रोग्नोसिस जो है पुअर होगी, बिना किसी अगर सर्जरी नहीं करते तो प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है। फिर है ट्रंकस आर्टियोसिस। इसमें क्या होता है कि तो देखिए इसमें ट्रंकस आर्टियोसिस में क्या होता है कि फेलियर हो जाता है टू डेवलप अ डिवाइडिंग सेप्टम बिटवीन द एओर्टा के दरमियान और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक जो है सेप्टम जो है नहीं बन पाता, तो उसके नतीजे में कॉमन ट्रंक बन जाता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट कर सकता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि मैसिव ब्लड फ्लो लंग्स की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ से जो है डायरेक्टली इसमें चला जाएगा, तो ये असल में एसोसिएटेड होता है CATCH यानी कैच-22 सिंड्रोम के साथ, दैट इज़ के डाय-जॉर्ज सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके साथ ये ट्रंकस आर्टिरियोसिस एसोसिएटेड है। क्लिनिकल फाइंडिंग में इस पेशेंट को जो है अर्ली साइनोसिस हो जाएगी क्योंकि मिक्सिंग हो रही है, और कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। प्रोग्नोसिस इसकी बहुत ही पुअर है बिना अगर सर्जरी नहीं करते तो। अगली ये कंडीशन है ट्राइकस्पिड अट्रेशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंप्लीट अक्लूजन हो जाती है इस ट्राइकस्पिड वाल्व की। ठीक है, बिल्कुल ही अक्लूड हो गया है उसके ओरिफाइस। क्यों? क्योंकि अनईक्वल डिवीजन हो रही है एट्रियो वेंट्रिकुलर कनाल की अनईक्वल डिवीजन की वजह से। तो ये ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड होता है अंडर डेवलपमेंट यानी हाइपोप्लेजिया ऑफ द राइट वेंट्रिकल। इसमें ये देखिए रूडिमेंट्री राइट वेंट्रिकल हमें मिल रहा है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ये सर्कुलेशन जो है अब मेंटेन कैसे होगी? एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट की मदद से, या फिर पैटर्न फोरामेन ओवेल होगा जो कि सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखेगा यहाँ से, या फिर डायरेक्ट जो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट से सर्कुलेशन मेंटेन होगी। क्लिनिकल फाइंडिंग में इसमें भी बर्थ के टाइम पे साइनोसिस होगी, इसकी भी प्रोग्नोसिस पुअर है। अगली कंडीशन है टोटल एनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न TAPVR। ये कंडीशन है जिसमें कोई भी पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो डायरेक्टली एट्रियम को ज्वाइन नहीं करेंगी। ठीक है, डायरेक्टली उसको ज्वाइन नहीं करेंगी, तो ये इसीलिए जो है ड्रेन करेगा लेफ़्ट इननोमिनेट वेन के अंदर, या फिर ये जाके कोरोनरी जो साइनस है उसमें ड्रेन करेगा। ठीक है, या फिर लेफ़्ट इननोमिनेट वेन के अंदर। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकली रिजल्ट करता है जब हमारी जो कॉमन पल्मोनरी वेन होती है ना, ये फेल कर जाएगी टू डेवलप, या फिर ये अट्रेजिया हो जाएगा इसका। तो उसके नतीजे में वॉल्यूम और प्रेशर हाइपरट्रोफी हो जाएगी हमारे इस राइट एट्रियम की। इसके अलावा वॉल्यूम और प्रेशर हाइपरट्रोफी राइट वेंट्रिकल की भी होगी, और जो लेफ़्ट एट्रियम है ये हाइपोप्लास्टिक हो जाएगा, लेकिन लेफ़्ट वेंट्रिकल नॉर्मल रहेगा। मेनली इस कंडीशन में ये हो रहा है कि पल्मोनरी वेन्स डायरेक्टली जो है लेफ़्ट एट्रियम को ज्वाइन कर रही है। दैट्स इट। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है लेफ़्ट टू राइट शंट, यानी लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट से अब जो है ये राइट साइड की तरफ शंटिंग हो रही है। तो ये रेफ़र करता है कि वो मेल्फॉर्मेशंस जो कि जिनमें ब्लड जो है ना लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट से एंटर कर जाए हमारी राइट साइड में। अब इसमें क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, लेट साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, लेट जाके साइनोसिस होगी। प्रेजेंटेशन में हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी पेशेंट को, क्योंकि यहाँ से जो है ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से यहाँ पल्मोनरी में जाता है ना, तो इसलिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी, इसी पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से इसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। और जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ड्यू टू द एक्सेस ब्लड जो कि ओरिजिनेट कर रहा है हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट से, तो उस वजह से इस लेफ्ट वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड जाएगा उसने आना तो यहीं पे है ना।
इसके अलावा इसमें जो है रिवर्सल हो जाता है शंट का, यानी कि राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर ओवर राइड करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर को, और लेट साइनोसिस की डेवलपमेंट होगी। तो एग्जांपल्स इसमें याद रखिएगा एएसडी, वीएसडी, पीडीए, एवीएसडी यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हमने पढ़ा कि जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है हमारे दो एट्रियल चैम्बर्स के दरमियान, इनके दरमियान अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन आ जाए तो उसको हम कहेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये बहुत ही कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है एडल्ट्स की, और ये सिम्टोमेटिक नहीं होती 30 साल की उम्र से पहले, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होगा कि लेफ़्ट जो साइड है वहाँ से ब्लड जो है शंट करेगा राइट साइड की तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है पल्मोनरी वास्कुलर की जो रेजिस्टेंस है आगे वो कम होती है बनिस्बत सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस की, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, ये राइट साइड पे ये वेंट्रिकल जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसने आगे जाके पल्मोनरी में भेजना है, तो यहाँ पे इतनी कम रेजिस्टेंस है बनिस्बत इस वाली साइड के, तो यहाँ से यहाँ ब्लड नहीं जाएगा, राइट से लेफ्ट नहीं जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, क्योंकि उसको आगे रेजिस्टेंस कम मिल रही है। इसके अलावा कंप्लाइंस जो है हमारे राइट वेंट्रिकल की वो बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत लेफ्ट के, तो इसीलिए इस साइड पर ब्लड आ रहा है। इसकी टाइप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एक सेकंडम होता है, दूसरा प्राइमम और साइनस विनोसस। सेकंडम वाला बहुत ज़्यादा कॉमन है 90%। ये डेफिशिएंट या फेनिस्ट्रेटेड ओवेल जो फोसा होता है ना, जो एक टाइप है, उसकी वजह से होगा, उसमें या तो फेनिस्ट्रेशन होगी या फिर वो डेफिशिएंट होगा। प्राइमम एएसटी 5% ऑफ द केसेस हैं, और ये डिफेक्ट जो है ना एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है हमारे एट्रिया के वेंट्रिकल के, उसके बिल्कुल एडजेसेंट होगा विद ए क्लियर एंटीरियर माइट्रल लीफलेट, यानी कि इसमें जो माइट्रल लीफलेट है वो बिल्कुल एंटीरियर माइट्रल लीफलेट क्लियर होगा। थर्ड है साइनस विनोसस, ये 5% ऑफ द एएसटीज है, और इसमें जो डिफेक्ट है वो सुपीरियर वीना केवा की जो एंट्रेंस होती है वहाँ पे ये इसमें डिफेक्ट होगा, उसकी एंट्रेंस के बिल्कुल करीब। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलती हैं इसमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में, वो है कि सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर, आपने याद रखना है, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर, जो कि हमें लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर के अलॉन्ग मिलता है। और ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि पल्मोनरी फ्लो जो है बढ़ रहा है, यहाँ पे शंटिंग हो रही है ना ब्लड की लेफ्ट से राइट की तरफ, तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, तो सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर होगा लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे। इसके अलावा S2 की जो है ना वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग मिलेगी, वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ द S2। वॉल्यूम हाइपरट्रोफी हो जाएगी राइट एट्रियम की। ये क्यों मिलती है? क्योंकि जो पल्मोनरी वाल्व होता है ना हमारा, उसका जो क्लोजर है वो डिले हो रहा है। अब यहाँ से जो पल्मोनरी में जा रहा है ना, उस वाल्व का जो क्लोजर जो है वो डिले हो रहा है, उसकी वजह से हमें ये वाइड स्प्लिटिंग S2 मिलती है। क्यों उसका पल्मोनरी वाल्व का क्लोजर डिले हो रहा है? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे जो है इस साइड ऑफ द हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला ब्लड जो है वो डायरेक्टली जो है लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ शंट हो रहा है। तो राइट साइड पे हमारे पास लो प्रेशर होता है, जबकि यहाँ पे राइट पे ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे जब ब्लड शंट हो गया, अब बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया, तो बहुत ज़्यादा फ्लो की वजह से अब पल्मोनरी वाल्व जो है इसकी जो है क्लोजिंग जो है डिले होगी। क्यों इसकी क्लोजिंग डिले हो रही है? क्योंकि इसमें पल्मोनरी फ्लो ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है, तो डिले से देर से क्लोज होगा, तो इसलिए स्प्लिटिंग ऑफ द S2। इसके अलावा हमें राइट एट्रियम की और राइट वेंट्रिकल की हमने कहा कि वॉल्यूम हाइपरट्रोफी मिलती है, और क्लिनिकल फाइंडिंग में हमें ना इरिवर्सिबल पल्मोनरी हाइपरटेंशन 10% ऑफ केसेस में मिली है। मोर्टेलिटी इसमें लो है AST में। अब आ जाए अगले, जो कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। अब यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे जो वेंट्रिकल चैम्बर्स के दरमियान आ जाए, तो इसको हम कहते हैं VSD, और ये बहुत ही कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। ये फ्रीक्वेंटली ना किसी और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के साथ भी एसोसिएटेड है, और तकरीबन 30% केसेस में जो है ये एसोसिएटेड अनॉमलीज के साथ होती है। तो इसकी साइड्स आपने याद रखनी है, 3 होती है। एक मेम्ब्रेनस सेप्टम, जिसको हम मेम्ब्रेनस VSD कहते हैं, बहुत कॉमन है 90%। ये फिगर देखिए, इसमें बहुत अच्छे तरीके से टाइप्स दिखाई गई हैं। एक होती है मेम्ब्रेनस VSD, ठीक है, ये वाला 90%, इसको पेरी मेम्ब्रेनस भी कह सकते हैं। दूसरा होता है बिलो द पल्मोनरी वाल, जिसको हम इनफंडिबुलर VSD कहेंगे। और तीसरा है ये मस्कुलर सेप्टम, जिसमें मल्टीपल देखिए बहुत ज़्यादा, जिसको हम स्विस चीज़ सेप्टम भी कहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें ओपनिंग्स बन गई है। तो क्लिनिकल फाइंडिंग VSD में हमें क्या मिलती है कि बहुत से जो पेशेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मोस्ट स्पॉन्टेनियसली ये क्लोज भी हो जाता है। ये जेट स्ट्रीम प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि हमारे एंडोकार्डियम को डैमेज भी कर सकती है। एंडोकार्डियल डैमेज से इन्फेक्शस एंडोकार्डाइटिस हो सकती है। ये हो गई सारी बातें क्लिनिकल फाइंडिंग्स। छोटे वाले जो डिफेक्ट्स होंगे तो वो क्लोज भी जल्दी हो जाते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब जो लार्ज डिफेक्ट्स होंगे अगर, तो उसमें क्या हो जाएगा कि लेफ्ट से राइट की तरफ शंटिंग होगी, तो पल्मोनरी आगे जाके हाइपरटेंशन होगी, और राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी बर्थ से, जब बच्चा पैदा होगा। इसके अलावा जो है रिवर्सल ऑफ द शंट, यानी अगर वापस ब्लड यहाँ पे चला जाए राइट से लेफ्ट की तरफ, और लेट साइनोसिस भी हो सकती है लार्ज डिफेक्ट्स में। सिस्टोलिक हमें मर्मर भी मिलते हैं लार्ज डिफेक्ट में। दैट्स इट।
अब है ईसन मेजनर सिंड्रोम, ये असल में रिवर्सल होता है अनट्रीटेड। अगर लेफ़्ट से राइट शंट हो रहा है ना, उसको अनट्रीट नहीं किया तो उसका रिवर्सल हो जाएगा, वापस वो राइट से लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, वैसे लेफ़्ट टू राइट था, फिर वो राइट टू लेफ़्ट चला जाएगा। तो ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें आपने याद रखना है 3 चेन से बहुत इंपॉर्टेंट साइनोसिस हो जाएगी, क्लबिंग और पॉलीसाइथीमिया। तो ये असल में पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस जब होती है तब हो जाता है, और ये ज़्यादा मतलब जब ज़्यादा पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस होगी तो उस केस में ये होता है, और बनिस्बत सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस के। तो पल्मोनरी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तभी तो ये यहाँ से वापस जा रहा है सिस्टेमिक की तरफ। ठीक है, अगली कंडीशन है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। ये तो अब हमें याद ही हो गया होगा कि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान, क्योंकि डक्टस आर्टीरियोसिस ओपन रहता है बर्थ के बाद। तो ये असल में प्रीमेच्योरिटी के साथ एसोसिएटेड है, और अगर किसी को कंजेनाइटल रुबेला इन्फेक्शन हो तो उनको ये हो जाता है। पहले जो है ये लेफ़्ट से राइट की तरफ शंट करवाएगा, तो उसके नतीजे में आगे जाके पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, ब्लड आगे जाएगा ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और लेट साइनोसिस हो जाएगी। अस्कल्टेशन में हमें हार्श मशीनरी लाइक मरमर मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। और कॉम्प्लिकेशन ये है कि रिवर्सल ऑफ द शंट हो जाएगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। आगे रेजिस्टेंस मिल रही है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, वो ज़्यादा है बनस्पत सिस्टमिक के, तो यही शंट ऐसे रिवर्स हो जाएगा, यानी कि राइट टू लेफ़्ट चला जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसके अलावा जो है जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना एओर्टा, वो एंटर करेगा हमारे एओर्टा में बिलो द सबक्लेविन आर्टरी। यानी कि अगर सबक्लेविन आर्टरी है और ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस यहाँ पे है, और ये एंटर कर रहा है इस सबक्लेविन आर्टरी के नीचे, यहाँ पे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आ रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है, तो आगे जाके ऊपर जाएगा हमारी बॉडी में अपर एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह में, तो ये पिंक अपर बॉडी करवा देगा, और साइनोटिक जो है वो लोअर बॉडी होगी अगर ये सबक्लेविन आर्टरी के बिलो ओपन होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऊपर जो है वो पिंक ब्लड होगा और नीचे जो है साइनोटिक होगी, क्योंकि इसके नीचे ओपन हो रहा है, तो साइनोटिक ब्लड जो है वो नीचे जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे, तो लोअर बॉडी साइनोटिक होगी, लेकिन अपर को थोड़ा बहुत यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो मिलेगा, तो उस वजह से वो पिंक रहेगी। अगला है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट AVSD। तो ये रिजल्ट करता है जब एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो एट्रियोवेंट्रिकुलर कनाल की। अब इसमें क्या होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में, जब ना एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो ना हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर कनाल की, तो उसके नतीजे में इनकम्प्लीट क्लोजर होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम का। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकुलर के दरमियान का सेप्टम जो है देखो इनकम्प्लीटली क्लोज होगा। तो ये याद रखना है आपने, इसमें क्या होगा कि इनएडुकेट फॉर्मेशन होती है हमारे ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व की। ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, और इसकी दो टाइप्स है, एक पार्शियल AVSD होता है, दूसरा कंप्लीट AVSD। तो पार्शियल वाले में जो प्राइमम AVSD है, तो फिगर देखिए इसमें एक पार्शियल होता है, एक कंप्लीट होता है, और वैसे एक और होता है इंटरमीडिएट AVSD। तो पार्शियल वाले में जो ओस्टियम प्राइमम है वो एट्रोसेप्टल डिफेक्ट हमें मिल सकता है। क्लेफ्ट एंटीरियर माइट्रल लीफलेट होगा, यानी इस माइट्रल वॉल्व में जो है ये क्लेफ्ट एंटीरियर माइट्रल लीफलेट होगा। ठीक है, और माइट्रल की इंसुफिशेंसी भी मिलेगी। ये हो गया पार्शियल AVSD। दूसरा है कंप्लीट AVSD। तो इसमें क्या होगा कि लार्ज कंबाइंड एट्रियोवेंट्रिकुलर डिफेक्ट होगा। लार्ज कॉमन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है दोनों में कॉमन होगा, और वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी हो जाएगी चारों चैम्बर्स की। देखिए एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व चारों में कॉमन है, और लार्ज एक कंबाइंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बना है, और चारों की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। इंटरमीडिएट वाला थोड़ा सा चेंज है, जिसमें हमें एट्रियोवेंट्रिकुलर दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रोसेप्टल और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग। अब रह गया अगला कोरेक्शन ऑफ द एओर्टा। तो ये रेफर करता है कि सेगमेंटल नैरोइंग हो जाएगी इस एओर्टा की। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे, इस एओर्टा की जो है सेगमेंटल नैरोइंग हो जाएगी, उसको हम कहते हैं कोरेक्शन। तो ये मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है बनस्पत फीमेल्स के, और इसके बारे में हमने पढ़ा दो टाइप्स होती है, एक प्री डक्टल कोरेक्शन इन्फेंटाइल जिसको कहेंगे, दूसरी पोस्ट डक्टल। तो जो प्री डक्टल है वो होती है जब नैरोइंग एओर्टा की हो इस पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के प्रॉक्सिमल, यानी यहाँ पे यूँ नैरोइंग हो जाए एओर्टा की। ठीक है, और ये टर्नर सिंड्रोम के साथ और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के साथ एसोसिएटेड है, तो प्री डक्टल कोरेक्शन कहेंगे। इसमें क्या मिलता है हमें, इन्फेंट जो है उसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, उसकी पल्स हमें वीक मिलेगी। ठीक है, क्योंकि देखें ऊपर ब्लड नहीं जा रहा है, यहाँ पे नैरोइंग हो गई है, और अपर बॉडी इसकी पिंक होगी, जबकि लोअर बॉडी इसकी साइनोटिक हो जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन हो गई है, तो अब मेन सोर्स जो हमारी लोअर बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी वो यही पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस है। यहाँ से कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड वाला, तो इसीलिए लोअर बॉडी की इसमें साइनोसिस हो जाती है, ये रीज़न है।
और इसके अलावा अपर बॉडीज़ में पिंक रहेगी। इसके अलावा इसमें राइट वेंट्रिकल की जो हाइपरट्रॉफी हो जाती है और पल्मोनरी कंजेशन हो जाती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। दूसरी है पोस्ट डक्टल कोरेक्शन, जो एडल्ट टाइप होती है। उसमें क्या हो जाएगा, ये होता है जब ना नैरोइंग एओर्टा की हो लेकिन डिस्टल हो टू द डक्टस आर्टियोसिस, यानी ये डक्टस आर्टियोसिस है लेकिन अब ये नैरोइंग यहाँ पे होगी, इसकी डिस्टल ही होगी। तो ब्लड फ्लो जो है इस कॉन्स्ट्रक्शन के अबव जो है वो बढ़ जाएगा, जबकि उसके नीचे जो है वो कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्लिनिकल फाइंडिंग होगी, यानी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में अब ज़्यादा ब्लड जा रहा है, यहाँ पे तो नहीं है ना कॉन्स्ट्रक्शन, तो ज़्यादा ब्लड जाएगा तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ की हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसके अलावा वीक पल्स और हाइपोटेंशन हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में मिलेगी, क्योंकि वहाँ ब्लड नहीं जा पा रहा कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से। फीमोरल पल्स हमें इसमें याद रखना है डिले मिलेगी बनस्पत रेडियल पल्स के। तो रेडियो फीमोरल डिले याद रखना है कि ये पोस्ट डक्टल कोरेक्शन ऑफ एओर्टा में हमें मिलता है। चेस्ट एक्सरे में हमें नॉचिंग ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब्स मिलेगी, जो हम देख के आए हैं, और पोस्ट स्टीनोटिक डायलिटेशन हो जाएगी इस असेंडिंग एओर्टा की। इसको हम कहते हैं रिवर्स 3 साइन, यानी कि जो असेंडिंग एओर्टा है उसकी क्योंकि स्टीनोसिस के बाद यानी पोस्ट स्टीनोटिक डायलिटेशन हो जाती है ना, तो उसकी वजह से जो बेरियम, जब हम बेरियम इंजेस्टेड जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो रेडियोग्राफ है उस पर हमें नंबर 3 का साइन मिलता है, ठीक है। इस तरह से 3 बना होगा, रिवर्स 3 साइन, क्योंकि देखें ना अगर यहाँ पे स्टीनोसिस हो गई है ना तो उसके बाद वाले हिस्से में ऐसे डायलेशन हो गई है, तो ऐसे पोस्ट स्टीनोटिक डायलेशन हो गई है जो 3 नंबर हमें डिनोट कर रहा है। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।